आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ने वाले हैं जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमी मतलब होता है कि जहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न हो रहा है, ठीक है। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मतलब है इंडिया के वो सेक्टर्स जहाँ से भारत के अंदर, जो इंडिया है उसके अंदर मनी को लाया जाता है, ठीक है, मनी अर्न किया जाता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाता है, कहाँ कहाँ से पैसा भारत में आता है, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर से आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले क्या होती है, इसको आप डिफाइन करोगे। इकोनॉमी एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं। तो जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इंडिया में कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर हैं जहाँ से मनी अर्न हो रहा है, जहाँ से पैसा आ रहा है, तो उसको हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप में बेसिकली: नेचर ऑफ एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और ओनरशिप। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी पर अगर देखें हम, तो पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है, जिसकी यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में, जिसमें आप ऑर्गेनाइज सेक्टर देखोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखोगे। ओनरशिप के आधार पर देखोगे तो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है। क्लियर है? चलो, ये चीज़ आप इग्नोर करना है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। चलो शिव वक्त ना। चलो नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी सेक्टर पे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ एक्टिविटी पर देखने वाले हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि नेचर ऑफ एक्टिविटी पर बताइए कि कितने सेक्टर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बाकी ऐड ऑन करके आप कुछ भी लिख सकते हो। रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करना है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको रीडिंग करोगे तभी ये सब लिख पाओगे। क्लियर है? बाकी शॉर्ट नोट्स है, तुम नोट करते रहो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ नेचुरली प्रोड्यूस करी जाती है, नेचर से ऑब्टेन करी जाती है। जैसे कि आपने प्लांट लगाया तो प्लांट से जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई, जो भी, चाहे आपने गेहूं का पेड़ लगाया, चाहे आपने दाल का लगाया, आपने कुछ भी चीज़ें वहाँ से प्रोड्यूस करी, ठीक है। आप डायरेक्टली नेचर से कोई भी चीज़ क्या कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, वो आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। और प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ पर होगी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करके। जैसे कि आप नेचुरल रिसोर्सेज में देख लीजिए, सॉयल है, सॉयल से आप क्या ऑब्टेन करो? वीट ऑब्टेन करो। मैं यहाँ पे वीट का एग्जांपल ले रहा हूँ और इसी को मैं तीनों सेक्टर में समझाऊंगा। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज में सॉयल थी, सॉयल से आपने वीट बनाया, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। क्या इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है? एग्जाम्पल में देख लो, मीट है, फॉरेस्ट्री आप कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको वीट, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इसमें जो भी आपने प्रोड्यूस करा है, जो भी रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी सेक्टर से यहाँ मूव करा है सेकेंडरी सेक्टर में, उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट में बना दिया जाता है, कुछ ना कुछ इससे नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे मैंने वीट का एग्जांपल लिया, तो वीट क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ आया? सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में उसका बना दिया गया बिस्किट। उसका क्या बना दिया गया? बिस्किट। अब क्या हुआ? रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होकर एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? न्यू प्रोडक्ट बन गया। इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा, ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे इंडस्ट्री लिखा है बट सेक्टर भी होगा। देखो टर्शरी सेक्टर को पहली बार सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब जितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जितने मतलब नौकरियां हैं आप देखोगे, वो सब सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। और जितने मतलब गुड्स बेचे जा रहे हैं, जैसे बिस्किट यहाँ पर बन गया वीट का, तो ये बिस्किट कहाँ पर सेल होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। और टर्शरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब ये बिस्किट को क्या करेंगी? कंज्यूमर तक पहुँचाएंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो इस सेक्टर का काम है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड वगैरह करेंगे। वो बिस्किट का क्या हो जाएगा? ट्रेड हो जाएगा, वो बेच दिया जाएगा कहीं। तो ये सब क्या होता है? फाइनली यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है टर्शरी सेक्टर में। यानी प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें, रॉ मटेरियल नेचुरल तरीके से मिला, ठीक है, नेचर से मिला। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आकर उसका मैन्युफैक्चर हुआ नया प्रोडक्ट में, फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने का काम किसका है? टर्शरी सेक्टर का है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आप इन 3 सेक्टर को कंपेयर कैसे करोगे? देखो कंपेयर करने में, कंपेयर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर सेक्टर का अपना काम है। प्राइमरी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है और सेकेंडरी उसको बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, टर्शरी उसे बेच रहा है। आप किसी को भी क्या कहते हैं? कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड। देखो जो बीच के गुड्स हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों के गुड्स को मिला करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो कि टर्शरी सेक्टर में बेचा जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री विद वन ईयर कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जो भी फाइनल गुड बना है, फाइनल गुड क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जितना पैसा लगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, और जब वो टर्शरी सेक्टर में आया जहाँ पे उसकी फाइनल फिनिशिंग हुई और वो बेच दिया गया, तो जो प्रोडक्ट दोनों सेक्टर से बनकर आया उसको फाइनल गुड कहते हैं। उसकी जो प्राइस होती है उसको जीडीपी कहा जाता है। विद इन 1 ईयर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो गुड, जितना भी
प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर से, जितना भी वो गुड प्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट ही जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जितनी सर्विसेज मतलब फाइनल गुड्स तो समझ में आ रहा है, जो सामान बना है, सर्विसेज मतलब जितने टीचर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, ये सब अपना अपना काम करते हैं, तो इनसे जो रेवेन्यू बना है, इनसे जो पैसा बना है और जो फाइनल गुड्स से बेचने से पैसा बना है एक कंट्री में एक साल में, विद इन 1 ईयर, उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर देखते हैं। देखो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो टर्शरी सेक्टर में हो रहा है। जितने हैं मतलब गांव में भी जो बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि वो जाएँ शहर और नौकरियां लें, यानी सब लोग देखा जाए तो सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में आकर के वर्क करना चाहते हैं। इसलिए 40 सालों में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर क्या कहें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो वो टर्शरी सेक्टर में ही बढ़ा है। टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर बट कंट्रीब्यूट लेस इन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो प्राइमरी सेक्टर में भी काफ़ी लोग एम्प्लॉय हुए हैं, लेकिन क्या है जो प्राइमरी सेक्टर है वो 65% है, याद रखना, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो लेकिन क्या हो रहा है कि लोग इन्वॉल्व तो हुए हैं बट जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में वो बहुत लेस है। मतलब कि एक खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं कंट्री को, मान के जो पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ 4 लोग का दे रहे हैं। मतलब एक इंसान वहाँ फालतू एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पर 3 लोगों की ज़रूरत थी, 4 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी 3-4 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इन्वॉल्व कितने लोग हैं? 5-6 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली खड़े हैं, फालतू का खड़े हैं, बस देख रहे हैं काम को। इसको कहते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगी गांव एरिया में, यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ओके हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पूछा जाता है, ओरली भी, और देखा जाए तो एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार कैसे बनाओगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नौकरियाँ आप कैसे दोगे। प्रोवाइडिंग चीप लेबर लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स, लो इंटरेस्ट टू फार्मर। देखो आपको फार्मर्स को सस्ते से सस्ता क्या देना है? लोन देना है जिस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, ठीक है, जिससे क्या करेंगे वो फार्मिंग करेंगे तो वो और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे कि आओ तुम भी फार्मिंग करो, तो जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए रोड और ट्रांसपोर्टेशन में। देखो रोड और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी रहेगी तभी तो लोग वहाँ पर चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या कहते हैं, ट्रेड होगा, कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर्ली, बहुत ज़रूरी है ये। सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरियाज़। देखो गाँव के एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्टिविटी है मेनली तौर पे एक्टिविटी जो होती है उनकी प्रोड्यूसिंग की होती है, कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करोगे, चाहे वो गुड़ बनाने की हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। वहाँ पे घर की लेडीज़ आकर के काम कर सकती हैं, गुड़ का प्रोडक्शन कर सकती हैं, ये हमारे इंडिया में होता है, लेकिन आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी। इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही मेन है, एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे किसी की सोच बदली जा सकती है। अगर गाँव वालों की सोच बदलनी है, उनको दिखाना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको करना चाहिए। प्रमोट टूरिज़्म, वहाँ पे ऐसा पार्क या ऐसा डैम या कुछ भी ऐसा बना देना चाहिए जिससे लोग टूर करने वहाँ पर आए। जब वो लोग टूर करने आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, तो क्या हो सकता है लोग वहाँ पर शॉप्स लगा सकते हैं, शॉप्स लगाकर वो सामान बेचेंगे और लोग उनसे चीज़ें खरीदेंगे, जिससे वजह से एम्प्लॉयमेंट रेज होगा। फिर आते हैं नरेगा। नरेगा नहीं होता है वैसे, ये पूरा इसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। देखो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कुछ फालतू की बात नहीं, एकदम क्लियर है। 2005 में आया था, गवर्नमेंट ने वादा करा था कि ये क्या करेगी? राइट टू वर्क, मतलब लोगों को काम करने का अधिकार देगी। करेंटली अभी देखा जाए तो 625 डिस्ट्रिक्ट में ये अभी भी एक्टिव है। 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए आपको काम नहीं दे पाए गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो आपको फ्री मनी, अलाउंस का मतलब होता है फ्री मनी दे देगी 100 दिन के काम का, आपको बिना काम किए। देखो अब ये हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पढ़ ली। अब दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जो कि है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पर 2 सेक्टर बांटे गए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैं पहले ही बता दूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट जॉब जितनी है आज के समय में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है प्राइवेट जॉब, जितने भी आप ऑटोमोबाइल्स देख रहे हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ देख रहे हैं जो प्राइवेट वर्क करती हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएशन के बेस पर देखेंगे। ये डिफरेंशिएशन के बेस पर ही आता है एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। तो मैंने उसी पॉइंट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई भी गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, मतलब कि कोई भी आपको जॉब से निकाल नहीं सकता है, किसी को परमिशन नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी जॉब से कोई भी निकाल सकता है, जो भी मालिक है। यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहेंगे, यहाँ पर कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं, उनका जितना मर्जी वो उतना तुमसे काम करा सकते हैं। यहाँ पर अगर तुम छुट्टी मांगते हो तो तुम्हें पेड हॉलीडेज़ दी जाएंगी। पेड हॉलीडेज़ मतलब छुट्टी करोगे तो भी तुमको पैसा मिलेगा, तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा।
तुमने क्योंकि उनको एप्लीकेशन लिख करके दिया है। लेकिन यहाँ पर कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं है, मतलब अगर तुम छुट्टी करते हो तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा। सेफ वर्किंग कंडीशन तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर रहती है अनसेफ वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर तुमको जॉब के बाद मान लीजिए आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। उसके बाद एग्जांपल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स है, कॉर्पोरेट जॉब्स है, और यहाँ पर देखा जाए तो फार्मर और लेबर में आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख सकते हो। जो भी मनी लेंडर से वो फार्मर से बहुत सारे काम करवाते हैं, लेकिन उसके बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो जो भी वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ मतलब गाँव के एरिया में आप क्या कर सकते हो, आप लो इंटरेस्ट लोन दे दो फार्मर को, फार्मर मनी लेंडर के पास जाएंगे ही नहीं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्बन एरियाज़ में क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज बनाने चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक सही अमाउंट में सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। क्या अगर 18,000 सैलरी तो 18,000 देनी चाहिए, और ये चीज़ हो चुका है, ये रूल आ चुका है, लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टर में आपको 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है। सब लोग वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद लॉज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एसटी एंड एससी पीपल। देखो एसटी और एससी पीपल के लिए डिस्क्रिमिनेशन आज भी शहरों में देखने के लिए मिलता है, तो कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए स्ट्रिक्ट जो कि इन डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद जो वुमेंस थी उनको पहले सैलरी कम दी जाती थी मैन के कंपैरिजन में, और काम उतना ही कराया जाता था, लेकिन 2023 में वुमेन रिम्यूनरेशन एक्ट आया था, जिसके तहत क्या हुआ कि अब सैलरी दोनों बराबर दी जाती है। बट अभी भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट। ओनरशिप के आधार पे दो भाग में से बांटा गया है, ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान होल्ड करता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है वो पब्लिक के लिए होती है या पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, मतलब लोगों के अच्छे के लिए होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए होता है, चाहे वो काम लोन देने का हो चाहे कुछ भी हो। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जो कि पूरा पब्लिक के वेलफेयर के लिए बने। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो भी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है। अब देखो इस चैप्टर को कितने छोटे मैंने फिनिश कर दिया। इसकी चाहो तो आप नोट्स टेलीग्राम से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। चाहो तो ऐसे मेरी वीडियो से भी आप नोट कर सकते हो। ये क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आया है, इस साल भी आया है, इसके पिछले भी आया था, और 2026 से 27 के बोर्ड जो होंगे उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये टारगेट बैच चल रही है, इसमें पूरे क्लास 10 की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, एग्जाम तक की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की गाइडेंस दी जाएगी। और अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी, इसको भी आप देख सकते हो। बहुत छोटा चैप्टर था डेवलपमेंट, इसको भी खत्म किया गया है। तो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना थर्ड चैप्टर चाहिए कि नहीं, और ये याद हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।